मेरा एक हाइपोथेटिकल सवाल है। प्रधानमंत्री चुनना है आपको, आपके ही पार्टी का चुनना है और दो ऑप्शन मिलेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो किसको चुन? राहुल गांधी। सीए और एनआरसी ने इतना पीटा है, लोगों को हड्डियां तक तोड़ दी, जेलों में बंद कर दिया। जिन्होंने अपनी आवाजें उठाई उनके पोस्टर बना करके योगी आदित्यनाथ ने उनके पर्सनल नंबर तक वहां पे डाल दिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 400 सीट आपने कहा कि 400 सीट लड़ रही है, तो क्या यही अचीवमेंट है कि आप 400 सीट लड़ रही है? तो योगी जी ये भी कहते हैं कि यूपी में बहुत रोजगार दिया है। सबसे ज्यादा पलायन अगर मजदूरों का अगर कहीं से होता है तो वो यूपी से होता है। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। आज हम बात करने वाले हैं नुसरत नैश अली, जो नागपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्षा है, उनसे बात करने वाले हैं। अभी नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष बनी है। सवाल मैडम पहला ये है कि नवनिर्वाचित आप महिला अध्यक्ष बनी हो, क्या आपकी प्रायोरिटी है महिलाओं के लिए? कांग्रेस के लिए क्या प्रायोरिटी है? क्या कांग्रेस को क्या चेंज आप देखते हो? सबको मेरा नमस्कार। महिलाओं को आपने जैसे पूछा कि क्या मैं करने वाली हूँ, तो सबसे पहले महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने एक नारा लगाया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं आज वो वक्त आ गया है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। जैसे कि अभी आने वाले समय में कॉरपोरेशन चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। तो हमारी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर, जो अब तक मतलब नागपुर की महिलाओं को काफ़ी सारी जगह चांस नहीं मिला था। जैसे हमने एक युवा विंग बनाई है महिलाओं के लिए, वो पहले नहीं बनाई गई थी इस तरीके से जैसे हम काम करेंगे। दूसरा, हमारी सारी की सारी महिलाएं सारे आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी को आगे तक लेके जाएगी। दूसरा सर, मैंने इसमें जो हमारी शहर की जो हमारी बॉडी है, अभी हम लोग कुछ 5-6 दिनों में हम लोग को डिक्लेयर करने वाले हैं पूरी कार्यकारिणी, तो उसमें काफ़ी सारे नए लोगों को भी चांस दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीनियर है उनको साइडलाइन किया है, बिल्कुल नहीं। सीनियर्स को पूरे सम्मान के साथ में उनको उनके स्थान पे मतलब एक सम्मानित जगह पर उनको काम करने का उनको भी मौका मिलेगा और युवाओं को भी मौका मिलेगा। जब तक युवा कांग्रेस में नहीं जुड़ेंगे, कांग्रेस का वोट परसेंटेज आगे नहीं जाएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा लड़कियां, युवा महिलाएं जो होती हैं, मैं उनको इसमें शामिल कर रही हूँ। एक सवाल ये है कि जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो आपके ही पार्टी की कुछ महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और नाराज़गी दर्शाई थी आपके नाम के लेकर, तो क्या वो नाराज़गी दूर हो गई? सर, मुझे ऐसी कोई नाराज़गी नज़र नहीं आई, क्योंकि एक पद किसी के भी पास जीवन भर तक नहीं होता है। तो आज मेरी नियुक्ति हुई, कल किसी और की होगी। तो मैं इस चीज़ को बहुत कुछ खास मतलब मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ पार्टी को मैं कैसे मजबूत कर सकूं, महिला कांग्रेस को मैं किस ऊंचाई तक ले जा सकूं, मैं सिर्फ उसकी तैयारियां कर रही थी। ये बात हुई नागपुर की। महाराष्ट्र पर जाते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में जो चीज़ गतिविधियाँ चल रही है, ईडी ज़्यादा सक्रिय हो गई महाराष्ट्र में, उसके ऊपर क्या कहो? सर देखिए, अभी बीजेपी ने, जैसे हम सरहद पे बॉर्डर पे अगर हम लड़ते हैं तो बम धमाके, हम लोग तोप का इस्तेमाल करते हैं, हैंड बम्स होते हैं, फायरिंग करती है। नरेंद्र मोदी जी ने ये ठान लिया है, जो भी बीजेपी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस पर ईडी का धमाका कर दिया जाएगा। ईडी अभी एक हथियार है, एक वेपन है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा संगठन आरएसएस चलता है, कभी मोहन भागवत जी की कभी इंक्वायरी क्यों नहीं लगी ईडी के पास? आप मुझे बताइए क्यों नहीं लगी? मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, जिसने भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई, आपने उस पर ईडी थोप दी। मतलब ईडी मतलब टाइम नहीं, कोई नोटिस नहीं, सीधा ईडी आ जाती है और आपको उठा के ले जाती है। जो मंत्री है उसका ये हाल है, आम व्यक्ति और मेरे जैसे इंसान का तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता नहीं आपको अभी तक ये बात किसी ने बोली या नहीं बोली। ओवैसी साहब एमआईएम के जो बहुत बड़े नेता हैं, वो इतना बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को, इतना बोलते हैं अमित शाह जी को, उनकी आज तक ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं उठी? क्योंकि तेलंगाना में किरीट सोमैया नहीं होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एमआईएम खुद बीजेपी का एक दूसरा पहलू है, वो उनकी बी टीम के लिए काम करते हैं। ये तो कांग्रेस ने फैला ये एक रूमर है, ऐसा एमआईएम खुद कहती है। ठीक है, वो बोलती है ना, एमआईएम बोलती है कि ये रूमर है जो कांग्रेस ने फैला, लेकिन आज तक
उनके जो छोटे भाई हैं ओवैसी साहब के, उन तक भी कभी कोई इंक्वायरी नहीं गई। मतलब ओवैसी साहब पार्लियामेंट में रह करके नरेंद्र मोदी जी की धज्जियां उड़ा देते हैं, वो धज्जियां उनको दिखती नहीं है। और राहुल जी अगर देश की नीतियों के बारे में अगर सांसद में अगर बोलते हैं, पार्लियामेंट में अगर कुछ बोलते हैं, तो उससे नरेंद्र मोदी जी इतने बैकफुट पे आ जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि पौने 2 घंटे वो केवल राहुल जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, और मतलब पूरा ठिकरा, इवन कोरोना का भी ठिकरा उन्होंने फोड़ दिया राहुल जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ऐसा होता है कहीं? आपको नहीं, मतलब सीधा सा दिख रहा है, दूध में मक्खी नहीं, बहुत बड़ा ओवैसी जी है। नहीं, अगर ओवैसी जी आपने जिस तरह आक्षेप लिया ओवैसी जी के ऊपर, तो कांग्रेस ने कितने कंप्लेंट किए ईडी में उनके खिलाफ? नहीं, देखिए कांग्रेस हमेशा, देखिए कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती कि अपना दूसरों पे डालती है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं, कांग्रेस की ये नीतियां नहीं है। ओवैसी जी के खिलाफ में जब बोलना चाहिए तब बिल्कुल बोला गया है। नहीं, बोल के क्या मतलब है? किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में कई नेताओं के खिलाफ ईडी में कंप्लेंट की, उसके बाद जो है वो कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है ऐसा? कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ जाके दे दे, फिर ईडी कार्रवाई नहीं करे तो आप बोल सकते आपने बिना कंप्लेंट ही कैसे सवाल कर दिए? नहीं सर, हम बिल्कुल करेंगे। अगर जो नहीं हुई है वो हम करेंगे, और मैं खुद भी जाके करूंगी। क्योंकि सर अब बहुत हो गया, मतलब कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसको ईडी की धमकी देते, और कोई मुस्लिम अगर आवाज़ उठा लेता है उसको आप टेरर से जोड़ देते हो। मतलब देश में चल क्या रहा है? मतलब देश में लोकशाही कहाँ है? आप मुझे बताइए कहाँ है? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। आपने कभी इतना, मतलब ऐसा सुना था कि इतना ज़्यादा मॉब लिंचिंग होंगी, मतलब पता नहीं लव जिहाद और पता नहीं इस टाइप की कितनी चीज़ें। मतलब आप किसी के, मतलब रिलीजन पे आप एक तो टूट पड़ते हो, दूसरा आप ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप ख़त्म नहीं करें। अंग्रेज चले गए, आरएसएस है अब, तो बीजेपी वही कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या कर रही है? कई मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद सत्ता में है, उनके ऊपर खूब आरोप लगते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है पलटवार नहीं करती है। कई मुद्दे केंद्र के मुद्दे हैं, यहाँ पे रास्ते पे आंदोलन नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से भाजपा सक्रिय होती है अपने, जब वो विरोधक में होती है तो वो सक्रिय होती है, लेकिन कांग्रेस उस तरह से जब आप केंद्र में विरोधक हो तो उस तरह सक्रिय नहीं दिखाई देती। सर कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस की अपनी भी एक गरिमा है कि आप चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस की मतलब कार्यकर्ता के चूड़ियां भेंट में गिफ्ट करें? आप ये चाहते हैं? तब आपको दिखेगा कि विरोध हो रहा है। विरोध क्यों नहीं हो रहा है? हम पूरी तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे, पूरी तरीके से हम लोग सक्रिय हैं, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जो हुआ उस पर हम लोगों ने काम किया, उज्ज्वला गैस के ऊपर हमने काम किया, किसानों के विरुद्ध में जो हुआ उस पर हमने मोर्चे निकाले। कब नहीं निकाले हमने? फिलहाल तेलंगाना या फिर दक्षिण भारत में एक मुद्दा उठा कि हिजाब का मुद्दा उठा है, उसमें फिर पूरे उत्तर भारत को अपने चपेट में ले लिया। मुद्दे ने हर जगह चर्चा चली। क्या मुद्दा आपको लगता है कि क्या वो एक्चुअल मुद्दा है या फिर मुद्दे को भटकाने के लिए दो मुद्दा बनाए गए? देखिए दरअसल ऐसा है कि जब आज भाजपा को ये पता है, उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप किसी से काम के बारे में पूछिए, जब काम की कोई बात नहीं होती है तो वो उठपटांग से मुद्दे ले आते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो बच्चियां या जो महिलाएं अगर हिजाब पहनती हैं, ठीक है, क्या उनके कॉलेज जाने से, मतलब हिजाब पहन के कॉलेज जाने से क्या दिक्कत है? राइटिंग लिखने में दिक्कत है, पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमारा संविधान ही हमें इजाज़त देता है कि आप अपने रिलीजन को पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहन करके विधानसभा में बैठ सकते हैं, तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन करके क्यों नहीं जा सकती? स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल ने डिसाइड किया है। सर वो कॉलेज जो है, मैं आपकी बात को मान गई, तो क्या वो एक संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हैं? भगवा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है ना। लेकिन भगवा किसने हाईजैक कर लिया? क्या आपको नहीं पता अमित जी ये बात? तो आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं? वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो कहीं के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भगवा पहन करके कैसे जा सकते हैं? मुस्लिम महिलाओं से आपको तकलीफ क्या हो रही है? काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव, कुछ लोग बुर्का पहन करके, हिजाब पहन करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी है ऐसा। आप ओलंपिक में देखिए, हिजाब पहन करके भी लड़कियां पार्टिसिपेट करती है। ये देखिए, एक्चुअली इनके पास मुद्दे ख़त्म हो गए। इनको रोज़गार पे बात नहीं करनी है, जीडीपी पे बात नहीं करनी, किसान पे बात नहीं करनी, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करनी, देश का युवा कहाँ जाके मर रहा है इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी जो बच्चों ने क्लियर किया गया, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, इस पर बात क्यों नहीं करनी है? आप मुझे बताइए।
बिहार के चुनाव होते हैं तो सुशांत सिंह के केस को आप इतना लाइमलाइट में ला लेते हो, अब कहाँ गया? मतलब आप मेरी बात को समझिए, मुद्दों से भटकाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है। भाजपा के पास अब मुद्दे नहीं हैं। फिर भी जनता उनको क्यों चुन के दे रही है? लगातार हम राज्य के चुनाव हुए, उसमें वो जीतते नजर आ रही है, कांग्रेस फिर उसमें विफल होते नजर आ रही है, तो फिर जनता विश्वास क्यों दिखा रही है? नहीं, देखिए अभी पंजाब में भी चुनाव होने हैं, अभी यूपी में भी चुनाव होने हैं, अभी 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। आपको रिजल्ट पता चलेगा कि कांग्रेस कहाँ विफल हो रही है। अभी आपने लखनऊ का दौरा किया है, यूपी की प्रभारी आप रही है इलेक्शन में, क्या दिखाई दे रहा है? प्रियंका गांधी जी का कोई लहर वहाँ पे दिखाई दे रही है? क्योंकि कई सालों से 1.5 साल से ज़्यादा वो वहाँ पे काम कर रही है यूपी में। क्या कुछ चमत्कार होगा कि यूपी में कांग्रेस फिर सक्रिय हो सकती है? क्या विधानसभा जा सकती है? मुझे वहाँ पे एक रिपोर्टर ने एक सवाल किया था कि कांग्रेस कहाँ है। 2.5 साल से अगर विपक्ष में अगर कोई है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका गांधी जी। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ में जो मोर्चा उठाया, वो प्रियंका गांधी थी। वो पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इतनी लाठियां खाई। मतलब प्रियंका गांधी जी को बिना वारंट के अरेस्ट भी कर लिया गया। सीए और एनआरसी में इतना पीटा है लोगों को, हड्डियां तक तोड़ दी, जेलों में बंद कर दिया। जिन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई उनके पोस्टर बना करके योगी आदित्यनाथ ने उनके पर्सनल नंबर तक वहाँ पे डाल दिए। एक ऐसा व्यक्ति जो 90 ईयर्स का था, जो बेचारा घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसके नाम का सर्च वारंट था, उसका भी बोर्ड लगा दिया गया। तो ये कब तक चलता रहेगा? मतलब देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि वहाँ पर कांग्रेस हर जगह है। आज 400 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं है, वो एक नेशनल पार्टी है। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही हरा सकती है। समाजवादी पार्टी एक स्टेट की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक स्टेट की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एक स्टेट की पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक स्टेट की पार्टी है। लेकिन नेशनल पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को अगर 2024 में अगर गद्दी से कोई घसीट के उतार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हम ये करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 400 सीट आपने कहा कि 400 सीट लड़ रही है, तो क्या यही अचीवमेंट है कि आप 400 सीट लड़ रही है, या फिर उसमें कन्वर्ट होकर विधानसभा में भी आपके जो है विधायक जाएंगे? देखिए, 400 सीट पे हम लड़ रहे हैं, उसमें से 40% हमने महिलाओं को टिकट्स दी। सबसे पहली बात ये, यूपी एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक होता है, जहां महिलाओं को पढ़ने के लिए उतना फ्रीडम नहीं है, जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा आज भी असुरक्षित है। तो सबसे बड़ा निर्णय ये है कि हमने कांग्रेस पार्टी में वहाँ पे महिलाओं को हमने 40% टिकट्स दी है। आपको पता है, जो कांग्रेस ने यूपी में जो ज़्यादातर जो टिकट्स दी है वो सोशल एक्टिविस्ट को दी है। बहुत ज़्यादा जो पैसे वाले लोग हैं या जो राजनीति में बहुत पहले से या कांग्रेस पार्टी में, उनको तो टिकट्स दी है, लेकिन जिन्होंने देश के लिए आवाज़ उठाई है बीजेपी के खिलाफ, उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूपी में बीजेपी में पैसों की इतनी लेन देन चलती है टिकट के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निस्वार्थ, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है राजनीति, उनको भी टिकट दी है और उनको लड़ने का पूरा अवसर दिया है। और हमारी लड़कियां और हमारे कैंडिडेट वहाँ पे बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। क्या यूपी इतना सिंपल है आपके लिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 400 सीट पे दिया है, 40% महिलाओं को दिया है? क्योंकि आपके उपाध्यक्ष है राहुल गांधी जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, उन्होंने यूपी में भी चुनाव लड़ा, अमेठी से हार गए और उनको वायनाड पे जाना पड़ा कि उनको पता था कि अमेठी वो जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना जो है सीट चेंज करके वायनाड में भी की, मतलब सेफर साइड खेल लिए। और वहाँ से आप ये दावा कर रहे हो कि यूपी में कांग्रेस अच्छा करेगी क्योंकि आपके उपाध्यक्ष खुद वायनाड चले गए। सर, इसका जवाब तो मैं ऐसे दूंगी कि नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे, ठीक है? 2 जगह जीते थे। हाँ ठीक है ना, पर लड़े तो थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी तो था ना, तभी तो वो 2 जगह से। सेफ सीट ले लिया आपने कि उनको पता है कि वायनाड में मुस्लिम वोट ज़्यादा है तो उनको मिल जाएगा, इसलिए जीत गया। अमेठी में जो हवा चली थी बीजेपी की, उसके कारण हार गए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जैसे आपने मुझे पहला सवाल ये लिया कि बीजेपी में काम करना इतना आसान नहीं है क्या, ये बात सच है। बीजेपी में मतलब आज भी यूपी में जो है, यूपी में आज भी एक दहशत है।
लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने, जब मैं वहाँ पे जनरल लोगों से मिल रही थी, आम पब्लिक से मिल रही थी, चाहे फ्रूट्स वाले हों, चाय के ठेले वाले हों, तो उन लोगों ने कहा इस बार हम योगी जी को तो नहीं चाहते। कांग्रेस को चाहते हैं, सब बोला उन्होंने। हाँ, प्रियंका गांधी जी को लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के, हमने कहा प्रियंका जी यहाँ पे काम करें, आपको दिख रहे हैं, बोले हाँ एक वही तो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल प्रियंका जी है और हम वहाँ से बहुत अच्छे से जीतेंगे। कितना अनुमान लगता है आपको, गए हो आप? सर देखिए, अभी पूरे चरण, अभी 7 चरण का चुनाव है, तो अभी तो बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और महिलाएं हमारी जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि मैं लखनऊ में भी थी और मैंने सीतापुर में भी देखा, चुनाव काफ़ी अच्छा हो रहा है। मतलब पहले जो होता था कि चुनाव में मतलब कुछ ऊर्जा नहीं दिखती थी कांग्रेस की, क्योंकि 32 साल से कांग्रेस वहाँ पे नहीं है। 32 साल हो गए कांग्रेस वहाँ पे नहीं है, हम ये मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज हर जगह हमें बैनर्स और बोर्ड दिखते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो क्या ये बोर्ड लगाने से आप जीत जाओगे? नहीं सर, मैंने आपको कहा कि पहले दिखता नहीं था, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। आज कांग्रेस हर जगह 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 हमारे कार्यालय बने हैं, संपर्क कार्यालय बने हुए हैं हमारे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, और कुछ लोग खुद से आकर के जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी ने इस हद तक काम किया है। अमित जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहीं भी निकल जाती है, 2 व्हीलर हो, चाहे नाव पे जाना हो, चाहे पैदल जाना हो, मतलब वो इतनी मतलब मजबूती से जो काम कर रही है, तो काम दिखता है। अगर मेरा एक हाइपोथेटिकल सवाल है, प्रधानमंत्री चुनना है आपको, आपके ही पार्टी का चुनना है, और 2 ऑप्शन मिलेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो किसको चुनो? राहुल गांधी। और आपने भी कहा कि यूपी में, मतलब आपने सेट कर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलना नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने राहुल गांधी के खिलाफ की बात ही नहीं की। वो मेरे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। देखिए, सबके काम करने की अपनी अपनी एक शैली होती है, ठीक है। प्रियंका जी की जो शैली है वो राहुल जी की नहीं है, और राहुल जी की जो शैली है वो प्रियंका जी की नहीं है। मतलब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती आपके साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जनता डिसाइड करेगी। आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने मेरा मत दिया। मतलब आप नहीं चाहते कि नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ, आप सवाल को ट्विस्ट कर रहे हो। आपने कहा आप चाहते हो प्रियंका गांधी जी बने या राहुल गांधी जी बने, तो मेरी पहली चॉइस है राहुल गांधी जी। अगर पार्टी का और जनता का अगर आदेश होगा कि प्रियंका गांधी जी बने, तो प्रियंका गांधी जी। एक सवाल राहुल गांधी जी पे, कई सारे इलेक्शन वो हार गए, स्टेट के इलेक्शन हार गए, 2014, 2019, 2017 के, फिर स्टेट के कई इलेक्शन आए, फिर भी लोग उनके पीछे क्यों इतना स्टैंड लेके है? क्या कारण है? कांग्रेस के कई लोग हैं जो राहुल गांधी को नहीं चाहते, आपके बड़े बड़े नेता है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहिए, आप प्रियंका जी को चांस दीजिए। नहीं सर, देखिए, राहुल गांधी जी क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेबाकी से बीजेपी का विरोध करते हैं। प्रियंका गांधी भी करती है? बिल्कुल करते हैं। वो ज़्यादातर यूपी में काम कर रहे हैं। हमारे मतलब बहुत बड़ी नेता हैं प्रियंका जी, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। लेकिन पार्लियामेंट में बैठ करके अगर सही नीतियों पे अगर कोई बात करता है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं। हिजाब का भी जो मुद्दा था वो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने उठाया। कोरोना में होने वाली इतनी मौतें, फर्स्ट वेव के पहले भी उन्होंने कहा था कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को नमस्ते ट्रम्प करना था। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा पहली बार हुआ। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और प्रचार इंडिया में हो रहा है। नमस्ते ट्रम्प आपने किया। कुंभ मेले की जो तिथि थी, मतलब तिथि के अनुसार वो इस साल मार्च में होना था, लेकिन आपने यूपी चुनाव को अच्छा करने के लिए, यूपी चुनाव में शायद हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, उसके लिए आपने पिछले साल ही आपने कुंभ मेला आयोजित कर लिया। आप मुझे बताइए कितनी जानों से आप खेल गए। यूपी भूलेगा नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या खेला कर दिया यूपी के लोगों के साथ, ये बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए। मतलब जो उटपटांग मन में आता है वो बोल देते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस ने कोरोना फैलाया, कांग्रेस ने श्रमिकों को ट्रेन में बिठा कर। श्रमिक ट्रेन कौन चलाता है? केंद्र सरकार से चलती कि राज्य सरकार से चलती है? अब दूसरा, आप योगी जी ये भी कहते हैं कि यूपी में बहुत रोजगार दिया है। सबसे ज़्यादा पलायन अगर मजदूरों का अगर कहीं से होता है तो वो यूपी से होता है, यूपी और बिहार से। तो क्यों होता है? क्योंकि बेरोजगारी है। आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब 2 कौड़ी के जो पत्रकार होते जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोला करते थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वैसी भाषा का उपयोग कर रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग यानी क्या? जेएनयू के छात्र,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, शाहीन बाग में बैठी हुई वो महिलाएं, या वो किसान जो शहीद हो गए। आप मुझे बताइए कि 750 किसान शहीद हो गए, उनको आपने खालिस्तान से जोड़ा, उग्रवाद से जोड़ा, नक्सली कहा। और जैसी यूपी चुनाव में आपको दिख रहा है बीजेपी को कि आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, तो आपने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। देखिए, बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 7.5 शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी ने, 750 किसान शहीद हो गए। आप बोलते हैं पार्लियामेंट में बैठ करके मैं पूरी तरीके से पुरजोर ताकत लगा करके मैं नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती हूं। उन्होंने ये पार्लियामेंट में कैसे कहा कि कांग्रेस किसानों का पक्ष नहीं रखती है। किसानों का पक्ष कांग्रेस ने कब नहीं रखा? अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को रौंद के चला गया, और वो अभी भी केंद्र गृह उसमें मतलब मंत्री है, तो उस पर क्यों नहीं टिप्पणी? जब कोई पत्रकार उनसे सवाल लेता है कि आपके बेटे का क्या हुआ, तो पत्रकार को धक्का दे देते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं और उसको गाली दे देते हैं। और आज तक ये दिखाता भी नहीं है, एबीपी न्यूज़ दिखाता भी नहीं है। जब रवीश कुमार का शो चलता है उसके बाद लास्ट में आप लोग दिखा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब आज एक पत्रकार की भी जो एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको भी इन्होंने धक्का दे दिया, गालियां दे दी। आप इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो अभी आपका क्या अनुमान लग रहा है? 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस क्या दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का भविष्य क्या दिखाई दे? सर, कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि देश का युवा, देश की महिलाएं ये जान चुकी हैं कि अगर इस देश को अगर कोई सच में कोई चला सकता है तो वो और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बोल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थी नुसरत नैश अली, जिन्होंने अपनी बातें, जो विविध विषय पे हमने बातें उनसे की, उन्होंने अपना पक्ष, अपनी बात बेबाकी से हमारे चैनल के सामने रखी। कैमरा से दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.